तो जब ये फ्लोर रेस्ट में रहेगा तो एपरेंट वेट एक्चुअल वेट के बराबर आया ना। वही तो बोल रहे थे, वेगिंग मशीन जब रेस्ट में रहता है तो रियली में वो हम कितना फोर्स लगाए थे उसके फ्लोर पर वो मेजर किया और वो किसके बराबर आ जा रहा है, mg के बराबर आ जा रहा है। और जब ये वेगिंग मशीन कांस्टेंट एलिवेटर जब कांस्टेंट वेलोसिटी से ऊपर जा रहा हो या नीचे आ रहा हो तब भी यही रिजल्ट आएगा, क्योंकि जब वेलोसिटी कांस्टेंट होगा तब भी तो एक्सेलरेशन 0 होगा ना। तो सेकंड केस लेकिन करेंगे, छोड़ने देंगे। सेकंड केस में लिखो इफ एलिवेटर गोज अपवर्ड और डाउनवर्ड, if elevator goes upward or downward with constant velocity, then again acceleration a बराबर 0 and hence n बराबर यहां भी कितना mg यानी w। इन दिस केस ऑल्सो एपरेंट वेट बराबर एक्चुअल वेट, यानी उस विगिंग मशीन को एक लिफ्ट में रख देना, लिफ्ट को कांस्टेंट वेलोसिटी से ले जाना ऊपर, अब चढ़ना उतने ही रीडिंग देगा जितना अर्थ पर दिया था वो। ठीक है, अच्छा हाँ एक बात समझो, देखो रेस्ट वाला केस और कांस्टेंट वेलोसिटी से मोशन वाला केस, दोनों केस में एन एट डब्ल्यू के बराबर ही आया। मींस ये कि दोनों डायनामिकली एक ही सिचुएशन है, काइनेमेटिकली दोनों डिफरेंट सिचुएशन है। रेस्ट वाला केस अलग चीज है, मोशन वाला केस अलग चीज है, लेकिन डायनामिकली दोनों एक फोर्स की रिस्पेक्ट में बात करेंगे तो दोनों केस में सेम रिजल्ट है, एक्सेलरेशन दोनों केस में 0। ठीक है, तो state of rest and state of motion with constant velocity are dynamically same situation। लिख लो तो नोट करके। Thus a state of rest and motion with constant velocity are kinematically different situation, kinematically different but dynamically same। स्पीड ज्यादा रहना है क्या, बहुत फास्ट रहना नजर आ रहा है। अब हम लोग थर्ड केस करेंगे जब ये एलिवेटर कुछ एक्सेलरेशन से ऊपर और नीचे जाएगा। थर्ड केस लिखो इफ एलिवेटर गोज अपवर्ड विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन ए नॉट, goes upward with constant acceleration a naught। तो फिगर दिखा देना थोड़ा, ये एलिवेटर है, इस पर एक बॉडी रखा हुआ है इसके फ्लोर पर और ये एलिवेटर जा रहा है ऊपर ए नॉट एक्सेलेरेशन से। तो आपका ये जो बॉडी है इस पर अभी भी वही दो फोर्स ही लगेगा, एन एंड एम जी ना, लेकिन ये जा रहा है किधर, ऊपर ए नॉट एक्सेलेरेशन से। सुनो, आप इस पर न्यूटन सेकेंड लॉ वेक्टर फॉर्म में अप्लाई करना चाहते हैं कि कंपोनेंट फॉर्म में? ज्यादा अच्छा होगा कंपोनेंट फॉर्म में ही कर लो। वेक्टर फॉर्म में देखो, वेक्टर फॉर्म में मान लो दो गो वेक्टर इक्वेशन को अलग अलग डायरेक्शन में वेक्टर हो तब तो एडिशन करने में प्रॉब्लम होगा ना।
सेम डायरेक्शन और अपोजिट डायरेक्शन वाले को इजीली ऐड सब्सट्रैक्ट कर लेते हो, लेकिन अभी एन और एम जी कहीं पर है, कोई फोर्स इधर होगा कोई इधर होगा, तो उस केस में वेक्टर इक्वेशन प्रॉब्लम करेगा। आप डायरेक्ट कंपोनेंट फॉर्म में कर लो। करना क्या, इसके लिए कोई टेक्निक सुनाओ। देखो, बॉडी जिधर जा रहा हो उस फोर्स को प्लस में लेना, उसके जाने के ऑपोजिट फोर्स को माइनस में लेना। अब बॉडी के जाने के परपेंडिकुलर वाला फोर्स को यूज ही मत करना। समझा? देखो क्या होगा ना, कोई बॉडी होगा, बहुत सारे फोर्सेस लग रहा होगा, आपका क्या काम रहेगा वहां पर, सभी फोर्सेस को दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रिजॉल्व कर लेना। एक परपेंडिकुलर कौन, जिधर बॉडी जा रहा होगा वही होगा, एगो दूसरा परपेंडिकुलर। तो कोई किधरो हो, सबका कंपोनेंट लेके किधर ले आना है, दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कंपोनेंट लेके आ जाना है। अब परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट यूज मत करना, जिधर बॉडी जा रहा है वो कंपोनेंट और उसका ऑपोजिट कंपोनेंट को यूज करना। समझे? तो ये करोगे तो फिर वेक्टर इक्वेशन लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगा आपको। एन माइनस एम जी बराबर एम ए नॉट, तो एन बराबर कितना, एम जी प्लस एम ए नॉट। देखो क्या हुआ, यहां एन जो है वो एक्चुअल वेट से इतना अमाउंट से बढ़ जाता है, इंक्रीज कर जाता है एम ए नॉट अमाउंट से ना, यानी जो आदमी है अपने आप को भारी महसूस करेगा। जैसे ना, तो वो झूला पर चढ़ती हो, ये वाला नहीं, गोल गोल घूमता है, बहुत हाइट का, जब ऊपर जाती हो तो अपने आप को भारी महसूस होता है नहीं, और नीचे आएगी तो फिर हल देखना, अभी एम जी माइनस एम ए नॉट हो जाता है वहां। तो यहां पर क्या आया रिजल्ट, यहां पर n इज ग्रेटर देन mg, यानी अपरेंट वेट इज ग्रेटर देन एक्चुअल वेट बाय अमाउंट कितना, एम ए नॉट। ठीक है? अच्छा, जब ये एलिवेटर नीचे जा रहा हो डाउनवर्ड डायरेक्शन में कुछ एक्सेलरेशन से, तो फोर्थ केस करना, ये तो थर्ड था, फोर्थ करो। इफ एलिवेटर गोज डाउनवर्ड, इसी में इसको नीचे दिखाओ एक्सेलरेशन को। यहां पर इक्वेशन क्या लिखोगे, यहां इक्वेशन कैसे लिखा जाएगा, एम जी माइनस एन ना, एम जी माइनस एन इक्वल टू एम ए नॉट। तो यहां एन बराबर एम जी माइनस एम ए नॉट, यानी यहां पर जो एन है वो लेस देन एम जी है, यानी अपरेंट वेट इज लेस देन एक्चुअल वेट। जब नीचे आएगा कुछ एक्सेलरेशन से तो अपने आप को हल्का महसूस करेगा ऑब्जेक्ट, वेटलेसनेस, क्या वेटलेसनेस, भारहीनता। अब फीलिंग्स हुआ होगा ना कि झूला उला पर, मेला उला में दुर्गा पूजा आएगा तो चढ़ के देखना। और क्या कहता है, और यदि मान लो वो एलिवेटर का एक्सेलरेशन जी के बराबर हो, ए नॉट का वैल्यू जी के बराबर, तो यहाँ एम जी माइनस एम जी, तो एन जीरो आ जाएगा। लगेगा कि हम कॉन्टैक्ट ही छोड़ रहे हैं सीट पर से, हवा में तैरने लगेंगे। अब ब्लड प्रेशर कहीं हार्ट अटैक करने कहीं हो जाए, आजकल ज्यादातर होता है। हाँ हाँ, इसी वाले को। ठीक है, तो एक एससी वर्मा का ना 12 नंबर 30 लो तो बुक लो तो,
एक सॉल्व्ड एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन देखना, लॉज ऑफ मोशन निकालो। हाँ नहीं, इधर पीछे है। काइनेटिक्स के बाद फोर्स होगा, फोर्स के बाद होगा। चलो एक ये क्वेश्चन बनाएगी, सॉल्व्ड का 5 नंबर है ना, ये 5 है कि 3 है? सॉल्व्ड का 5 नंबर बनाएगी और एक्सरसाइज का 12 नंबर बनाएगी। लिखो होमवर्क में 13 नंबर। हाँ, सॉल्व्ड का 5 और एक्सरसाइज का 13, ये 2 क्वेश्चन ट्राई करके आओगे आप लोग। क्या हुआ? ये 13 और सॉल्व्ड हुए 5। हाँ, ये 2 क्वेश्चन ट्राई करोगे। अब हम लोग इसमें देखेंगे कांटेक्ट फोर्स। और डीसी पांडे में देखना इस वैरायटी का कौन नंबर है, होबे करेगा, निश्चित रूप से होगा। कांटेक्ट फोर्स एक न्यूमेरिकल से ही इसको स्टार्ट करेंगे हम लोग। ऐसा है कि एक हॉरिजॉन्टल स्मूथ सरफेस है, ये स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस। अभी जितने भी सरफेस लेंगे हम लोग, कुछ नहीं बोले तो क्या समझना उसको, स्मूथ समझना, क्योंकि फ्रिक्शन चैप्टर आगे पढ़ना ही है। अभी कुछ नहीं बोला जाए तो स्मूथ सरफेस लेना। इस पर 2 बॉडी है इन कांटेक्ट, ऐसे रखा हुआ, सपोज करो इस तरह से 2 बॉडी इन कांटेक्ट ऐसे। इसका मास m1, इसका मास m2, और इस पर एक फोर्स अप्लाई कर रहे हो F हॉरिजॉन्टली राइट। बस इतना बात गिवन है आपको फाइंड करना है। इसमें फाइंड फर्स्ट में एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक्स एंड सेकेंड में कांटेक्ट फोर्स बिटवीन m1 एंड m2। तो सुना, सॉल्यूशन में आप पीछे से फोर्स लगाओगे तो ये तो फिगर का सिमेट्री ही कुछ ऐसा बोल रहा है कि दोनों एक कॉमन एक्सेलेरेशन से चलेगा ना। तो जब एक कॉमन एक्सेलेरेशन से चल रहा है तो आप इस सिचुएशन को क्या करना, एक सिंगल बॉडी समझ लेना जिसका टोटल मास m1 प्लस m2 और एक फोर्स लगा इधर F, इधर भी लग रहा है, लेकिन इक्वेशन और जब सेकेंड लॉ अप्लाई करने जाएगी तो परपेंडिकुलर फोर्स को तो यूज करना नहीं है तुमको, लेकिन फ्री बॉडी डायग्राम में दिखाना चाहिए। एक इधर नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लग रहा है और ये इस डायरेक्शन में एक कॉमन एक्सेलरेशन, तो यहां पर लिख देना एक्सेलरेशन ऑफ बोथ ब्लॉक्स आर सेम। एक्सेलरेशन ऑफ बोथ ब्लॉक्स आर सेम एंड लेट इट इज ए। पहला क्वेश्चन है इसलिए सब मेंशन करते हैं लैंग्वेज हम, लेट इट इज ए। तो जब एक कॉमन एक्सेलरेशन से दोनों मूव कर रहा है तो क्या कर देंगे हम लोग, दोनों को एक सिंगल बॉडी समझ लेंगे, टोटल मास m1 प्लस m2, फिर उसका फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ किया। अब इस पर न्यूटन सेकेंड लॉ इस दिशा में अप्लाई करो, इस दिशा में लिखते भी हम लोग बोले थे ना, रिजल्टेंट फोर्स इन ए गिवन डायरेक्शन बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन इन दैट डायरेक्शन। तो कोई पार्टिकुलर डायरेक्शन में सेकेंड लॉ अप्लाई करेंगे तो यहां पर लिखते हैं सेकेंड लॉ हॉरिजॉन्टली राइट। देखो हर क्वेश्चन में कुछ नया बात सब डालते चलेंगे ना, नहीं धीरे धीरे कुछ बात सब डालते चलेंगे हम लोग। सेकेंड लॉ हॉरिजॉन्टली राइट, इधर तो एक ही को फोर्स ही लग रहा है ना F, और तो कोई फोर्स नहीं, ये दोनों तो लेना नहीं है, परपेंडिकुलर वाला फोर्स तो लेना ही नहीं है।
तो F इक्वल टू M1 प्लस M2 इंटू ए का वैल्यू तो डायरेक्ट निकल गया यहां से, F बाई M1 प्लस M2। सुनो, अब M1 M2 के बीच का कांटेक्ट फोर्स फाइंड करना है। तो देखिए